आज जो चीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपके पास हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे पैदा होती हैं या प्रोड्यूस होती हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे पैदा होती हैं उसको डिस्कस करने से पहले सबसे पहले बात करते हैं कि वेव्स क्या होती हैं। तो वेव्स असल में आपके पास ट्रांसफर करती हैं एनर्जी को। जैसे आप किसी एक रस्सी को झटका मारें या जर्क करें तो आपके पास इस तरह का एक पैटर्न बनता है, तो ये असल में वेव्स होती हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की। तो यहां पर जो इलेक्ट्रो लफ्ज है आपके पास वो असल में इलेक्ट्रिक फील्ड से निकला है, जबकि जो दूसरा हिस्सा इसका मैग्नेटिक वो असल में मैग्नेटिक फील्ड से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनेंगी वो असल में आपके पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बनेंगी। तो ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो वेव्स बन रही हैं इनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। और असल में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या करेंगी कि एनर्जी को ट्रांसफर करेंगी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, बिल्कुल उसी तरह जैसे सूरज की जो रोशनी है वो जमीन तक हम तक पहुंच पा रही है। तो वो असल में ये जो सूरज की रोशनी है ये असल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो आप तक जमीन पर पहुंच पा रही हैं। और ये ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। जैसे सूरज और जमीन के बीच में कुछ जगह पर आपके पास स्पेस मौजूद है और स्पेस में कोई पार्टिकल्स नहीं है, वहां बिल्कुल वैक्यूम है। तो ये जो रोशनी की किरणें हैं ये वैक्यूम में से भी पास कर जाती हैं। इस वजह से आपके पास इनको ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। और जिन वेव्स को या ये वेव्स ही कहना चाहिए जिनको ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए होता उनको असल में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कहते हैं। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा कैसे होंगी। जैसा कि आप जानते हैं हर एक पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज वो अपने इर्द गिर्द एक फील्ड बनाता है जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो चले मैं यहां पर रिप्रेजेंट भी कर देता हूं। और उस फील्ड को जो एक चार्ज अपने इर्द गिर्द बनाता है उसको आप इन लाइंस के साथ जो कि आपको ब्लैक नजर आ रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं, उससे आप इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि वहां पर कितनी स्ट्रांग है या कितनी वीक है। चलें ये भी मैं वाजिया कर देता हूं। अब आपके पास इस फील्ड के अंदर अगर कोई चार्ज आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो ये चार्ज जो कि असल में इलेक्ट्रिक फील्ड को बना रहा है ये उस चार्ज को, जैसे आपकी आसानी के लिए मैं यहां पर एक चार्ज ले भी आता हूं, ये चार्ज मैंने ड्रॉ भी कर दिया कि आप इस फील्ड के अंदर ले आए हैं। तो ये इस चार्ज को या तो अपनी तरफ खींचेगा या अपने से दूर धकेलेगा। दूर तब धकेलेगा जब सेम चार्ज होगा और अपनी तरफ तब खींचेगा जब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। अब जब ये चार्जेस रुके हुए होते हैं तो ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो तो असल में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बनती हैं। तो असल में जब यही रुका हुआ चार्ज जो कि असल में इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है अगर ये मूव करने लग जाए तो मोशन की वजह से चार्ज की आपके पास चार्ज की मोशन की वजह से हर एक मूविंग चार्ज फिर क्या करता है कि वो अपने इर्द गिर्द एक फील्ड बनाता है जिसको हम कहते होते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो अब अगर ये चार्ज Q जो कि मैं यहां पर लिख भी देता हूं, लेबल भी कर देता हूं, अगर ये चार्ज Q अब ये मुसलसल अपनी रफ्तार को बदलता रहे तो उसकी वजह से आपके पास मुसलसल रफ्तार बदलने की वजह से ये क्या करेगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड अपने इर्द गिर्द बनाएगा वो भी मुसलसल तब्दील हो रही होगी। और जब मैग्नेटिक फील्ड जो इस चार्ज के इर्द गिर्द बन रही है अगर वो मुसलसल तब्दील हो रही होगी तो उसकी वजह से भी आपके पास क्या बन सकती है या बनती है चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो सकती है। तो ये जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है असल में यही वजह बनती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। तो फिर मैं यूं कह सकता हूं कि एक्सेलरेटिंग चार्जेस प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी कि जब चार्जेस एक्सेलरेट कर रहे हों यानी कि उनकी जो रफ्तार है वो मुसलसल बदल रही हो तो मुसलसल रफ्तार बदलने की वजह से आपके पास जो उनके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो भी मुसलसल तब्दील होगी और उस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फिर एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। तो जब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी तो उसकी वजह से आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनेंगी और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फिर आपके पास कुछ इस तरह से ट्रेवल कर रही होंगी। अब इसी चीज को हम एक एनिमेशन से भी देख लेते हैं। तो ये एनिमेशन मैंने
physics.org की वेबसाइट से ली है, जिसमें आपके पास यहाँ पर एक ये चार्ज पार्टिकल है और उसने अभी रुका हुआ है ना, अभी मूव नहीं कर रहा, तो इसके इर्द गिर्द जो फील्ड बन रही है ये असल में इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब अगर आप ये करें कि इस चार्ज पार्टिकल को बार बार ऑसिलेट करवाएं, यानी कि कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, तो इस बार बार ऑसिलेट करने की वजह से, क्योंकि इसकी रफ्तार बदल रही होगी और उसके साथ साथ सिमत भी बदल रही होगी, तो असल में इसकी डायरेक्शन बदल रही है, जिसकी वजह से ये एक्सेलरेट कर रहा होगा। तो ये जो एक्सेलरेटिंग चार्जेस होंगे फिर ये क्या करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाएंगे। तो इसको मैं आपको प्ले करके दिखाता हूं। जैसे कि अब यहाँ पर मैं इसकी रफ्तार को थोड़ा सा पहले बढ़ाता हूं, तो अब आप ये देख रहे हैं कि थोड़ा सा रफ्तार को और ज्यादा बढ़ाऊंगा तो ये चार्ज क्या कर रहा है, अप एंड डाउन क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है ना एक तरह से, तो ये ऑसिलेट कर रहा है। तो ऑसिलेशन की वजह से इसकी इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बन रही है और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फिर क्या बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपके पास फिर क्या होगा कि ये असल में जो वेव्स बनेंगी वो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाती हैं। अब उसी चीज को हम एक और एनिमेशन से भी देख लेते हैं जो कि है ophysics.com। तो वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बन रही थी उसमें असल में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड मुसलसल तब्दील हो रही थी, तो उसको हम इस डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें आपके पास ये जो ग्रीन एरोज आपको नजर आ रहे हैं, कभी उनका लेंथ छोटी है कभी लेंथ ज्यादा है, ये असल में इलेक्ट्रिक फील्ड को बता रहे हैं। जबकि जो लाल एरो हैं ये असल में आपके पास कभी छोटे कभी बड़े, तो ये असल में आपके पास मैग्नेटिक फील्ड को बता रहे हैं। जबकि ये जो तीन लाइंस एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर लगी हुई हैं, जैसे ये वाली इसके परपेंडिकुलर है, ये वाली इसके परपेंडिकुलर, तो ये आपस में सब की सब लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। तो असल में ये फिर कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएंगी, जिसमें आपके पास ये जो आपके पास एक्सिस है जो कि जिस पर मेरा अभी हाथ है आप देख सकते हैं, जिसके ऊपर उंगली पॉइंट करी, ये असल में जेड एक्सिस है। जबकि अब जिस पे मेरा ये कर्सर है ये असल में आपका वाई एक्सिस है, जबकि ये वाला जो है ये आपका एक्स एक्सिस है। तो अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है आपके पास इस सिनेरियो के अंदर, उसकी जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, जो कि जिस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, वो आपके पास ये दिखाई दे रहा है कि वो इस एक्सिस के अलॉन्ग है, ये वाला जो कि मैंने आपको बताया है अभी वाई एक्सिस है। जबकि Z और आपके पास जो एक्स एक्सिस है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड मुसलसल ऑसिलेट कर रही हैं। तो इसका मतलब है कि वेव जिस डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी वो परपेंडिकुलर होगी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रही है और जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रही है। क्यों? क्योंकि तीनों जो डायरेक्ट आपके पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, यानी कि 90 डिग्री का एंगल इनके आपस के बीच में बन रहा है। अब जो लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि क्या मैंने भी कहा था कि जब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करते हैं तो तभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनती हैं। अगर चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करने लग जाएं तो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं बनेंगी। तो फिर मैं कह सकता हूं चार्ज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी डज नॉट प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्यों? कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या है कि उनकी रफ्तार और सिमत नहीं बदल रही। तो जो एक्सेलरेशन होती है जो कि हम ए से लेबल करते होते हैं, समझाने के लिए भी बता रहा हूं कि वो क्या होता है, वो चेंज इन वेलोसिटी हम कहते हैं डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि वेलोसिटी किस तरह से चेंज हो रही है टाइम के लिहाज से। अब चूंकि वेलोसिटी टाइम के लिहाज से चेंज ही नहीं होगी, जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा तो फिर एक्सेलरेशन कितनी होगी? जीरो होगी। तो जीरो जब एक्सेलरेशन होगी तो फिर किसी किस्म की कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा नहीं होगी। अब मान लीजिए कि आपके पास क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये जो वेव्स हैं ये असल में वेव्स हैं, तो हर जो वेव है वो ट्रैवल करती है। तो जब ट्रैवल करती है तो उसकी जो स्पीड होती है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिस स्पीड के साथ ट्रैवल करती हैं वो असल में स्पीड ऑफ लाइट होती है, जिसको हम लेबल करते होते हैं सिंबल सी के साथ। तो वो बराबर होती है असल में वेव की फ्रीक्वेंसी और उसकी वेवलेंथ का प्रोडक्ट। जबकि फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कितने नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट हुए हैं एक सेकंड के अंदर। जैसे इसमें आपके पास अगर यहां से लेकर यहां तक 1 सेकंड का वक्त गुजरा है और सेम सिनेरियो इसके लिए है, तो आपके पास इसके जो है ना वो कम साइकिल्स मुकम्मल हुए होंगे, जबकि आपके पास ये जो वेव है जो कि ब्लू वाली है इसके ज्यादा साइकिल्स मुकम्मल होंगे। साइकिल मुकम्मल होने का मतलब ये है जैसे कि इस पॉइंट के बाद यही पैटर्न बार बार क्या होने लग गया, रिपीट होने लग गया, फिर ये रिपीट होने लग गया और उसके बाद ये, तो यहां पर 3 साइकिल्स गुजरे हैं 1 सेकंड के अंदर। तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 3 हर्ट्ज। समझा रहा हूं अभी फ्रीक्वेंसी वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। जबकि आपके पास इस सिनेरियो के अंदर ये यहां पर एक साइकिल मुकम्मल हुआ, फिर यहां पर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है यानी कि 6 हर्ट्ज। तो हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी होती है, किसी की ज्यादा होती है और किसी की कम होती है। अब उस जो अगला पॉइंट है वो ये कि वेवलेंथ क्या होती है। तो वेवलेंथ होती है 2 मुसलसल पीक्स के बीच का फासला।
जो कि यहाँ पर मैं ड्रॉ भी करता हूँ लेबल, जैसे कि ये जिसको हम दो कंजक्टिव क्रस्ट भी कहते हैं, मुसलसल क्रस्ट, तो इनके बीच का जो फासला होता है वो वेवलेंथ कहलाता है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिस स्पीड के साथ ट्रैवल कर रही होती है वो असल में स्पीड ऑफ लाइट होती है, जिसको हम c से लेबल करते हैं, और वो बराबर होती है उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के। और स्पीड ऑफ लाइट आपको पता ही है कि वो होती है 3 मल्टीप्लाई बाय, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब असल में यह है कि मीटर पर सेकंड का यहाँ पर मतलब यह है कि जो स्पीड है असल में ये बता रही है कि 3 करोड़ मीटर का फासला रोशनी की जो रफ्तार है वो 1 सेकंड में तय करती है। ये मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर 8 मीटर पर सेकंड का। तो आज हमने हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड के बारे में स्टडी किया।